नमस्कार। संडे स्पेशल के एपिसोड में आपका स्वागत है। और वैसे तो बहुत सारी खबरें पिछले सप्ताह हुई, लेकिन एक खबर जिसे आने वाले समय के लिए भी बड़ी खबर कहा जा सकता है वो है उपराष्ट्रपति का चुनाव। शनिवार को यह फाइनल हो गया कि दो ही प्रत्याशी मैदान में है। बहुत सारे लोगों ने पर्चे भरे हुए थे, जो मुझे जानकारी मिली है 30-40 लोगों ने पर्चे भरे हुए थे, लेकिन सबके नामांकन रद्द कर दिए गए क्योंकि उसमें एक विशेष रूप से कुछ सांसदों का और कुछ राजनीतिक दलों का समर्थन पत्र होना आवश्यक होता है। तो ये दोनों प्रत्याशी जो एनडीए के और इंडी अलायंस के प्रत्याशी हैं, यही दोनों फाइनल रहेंगे। इंडी अलायंस की तरफ से प्रत्याशी हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जो सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, और बीजेपी के प्रत्याशी हैं महाराष्ट्र के गवर्नर और तमिलनाडु से आने वाले बीजेपी के आरएसएस कार्यकर्ता सीपी राधाकृष्णन। इन दोनों के नामांकन हैं और इन्हीं दोनों के बीच 9 सितंबर को मुकाबला होगा, चुनाव होगा, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सांसद अपने वोट डालेंगे। समीकरण सब जानते हैं कि एनडीए के पास एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है और उसी का प्रत्याशी बनने वाला है उपराष्ट्रपति। ऐसा नहीं है कि यह कोई पहला चुनाव है जो एनडीए के इस कार्यकाल में हो रहा है, यानी कि नरेंद्र मोदी का जो काल है 2014 के बाद का, उसमें यह तीसरा चुनाव है। पहला चुनाव हुआ था 2017 में, जब वेंकैया नायडू उपराष्ट्रपति बने थे और नरेंद्र मोदी के बड़े करीबी व्यक्तियों में वेंकैया नायडू की गिनती होती थी। बीजेपी के अध्यक्ष थे, मोदी की पहली सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी रहे थे और मोदी के पक्के सपोर्टर्स में से एक माना जाता था वेंकैया नायडू को। उनका चुनाव हुआ था और फिर 2022 में चुनाव हुआ जगदीप धनखड़ का, जो मूल रूप से बीजेपी के बैकग्राउंड से नहीं आते, लेकिन पिछले काफी समय से बीजेपी में थे और पश्चिम बंगाल के गवर्नर के रूप में काम कर रहे थे। इन दोनों ही चुनावों में विपक्ष ने अपना प्रत्याशी उतारा था। 2017 में महात्मा गांधी के पोते गोपाल कृष्ण गांधी को बनाया गया था प्रत्याशी। इस बार भी गांधी परिवार से एक नाम आने की संभावना थी, शायद तुषार गांधी या किसी और का भी नाम चल रहा था, लेकिन 2022 में कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया था मार्गरेट अल्वा को। और इन दोनों ही प्रत्याशियों का बीजेपी ने कोई विरोध नहीं किया था, ना बीजेपी की तरफ से कोई बयान हुआ था। लेकिन बी सुदर्शन रेड्डी का नाम जिस दिन फाइनल हुआ, उसी दिन से एनडीए में एक सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। कांग्रेस को ऐसा लगा कि अगर बी सुदर्शन रेड्डी को हम उतारेंगे, चूंकि वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से आते हैं, तो जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू की मजबूरी हो जाएगा उन्हें समर्थन देना। लेकिन टीडीपी और वाईएसआरसीपी दोनों ने ही स्पष्ट कर दिया कि हम एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देंगे। उन्होंने अपनी लाइन क्लियर कर दी, तो कांग्रेस और विपक्ष का यह दांव तो वहीं फेल हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी बीजेपी के नेताओं ने टीका टिप्पणी शुरू की बी सुदर्शन रेड्डी पर, और इस टीका टिप्पणी को फ्रंट से लीड किया गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह पिछले सप्ताह मलयाली मनोरमा, जो मलयालम का फेमस अखबार है, उसके कॉन्क्लेव में गए और वहां पर उन्होंने मंच से यह कहा कि विपक्ष का प्रत्याशी ऐसा प्रत्याशी है उपराष्ट्रपति पद के लिए जिसने एक ऐसा कार्य किया था जो देश के हितों में कतई नहीं था। अब वो कौन सा कार्य था, उस कार्य के बारे में मैं आपको बताता हूं। आप सब जानते हैं कि अमित शाह नक्सलवादी, माओवादी, आतंकवाद को खत्म करने के लिए किस तरीके से कटिबद्ध है। उन्होंने एक डेडलाइन फिक्स की हुई है मार्च 2026 की। हालांकि वो सभी जगह से, गढ़चिरौली, बस्तर या नॉर्थ ईस्ट में जितने भी माओवादी, आतंकवादी संगठन थे, सबका खात्मा कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा है कि मार्च 2026 तक यह सारा माओवादी आतंकवाद, नक्सलवादी आतंकवाद सारा का सारा खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से अमित शाह ने उस टिप्पणी को बड़े गौर से कहा और बड़े फोर्स देकर कहा। उन्होंने यह कहा कि सेल्वा जुडूम के खिलाफ जो फैसला बी सुदर्शन रेड्डी की बेंच ने दिया था सुप्रीम कोर्ट में, उसकी वजह से आतंकवाद, यानी कि वामपंथी आतंकवाद, उग्रवाद देश से खत्म नहीं हो सका। अब वो मामला क्या था उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। बीजेपी की सरकार डॉक्टर रमन सिंह की लगातार 3 बार रही छत्तीसगढ़ में, और 2005 में उन्हीं की सरकार थी। आप जानते ही हैं कि छत्तीसगढ़ में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई माओवादियों की और नक्सलियों की कि उन्होंने मंत्रियों को और बड़े बड़े
नेताओं तक को मार डाला। तो उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट लेकर के आए रमन सिंह सलवा जुडूम का। सलवा जुडूम को अगर हम उसके शाब्दिक अर्थ की बात करें, उसका मतलब है पीस मार्च, शांति मार्च। तो उनका एक प्रयास था कि हम गांवों में जो आदिवासी युवा हैं, जो इन माओवादियों से पीड़ित रहते हैं, जिनको ये अपना शिकार बनाते हैं लोग, उन लोगों को, युवाओं को हथियार दिए जाए, ट्रेंड किया जाए और उन्हें स्पेशल पुलिस अधिकारी, एसपीओ जिनको कहते हैं, उसकी पोस्ट दी जाए। देखिए, यह कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं था। उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में एसपीओ का कॉन्सेप्ट पहले से ही है। पुलिस बहुत सारे मुखबिर अपने फैला करके रखती है, हर प्रदेश की पुलिस ऐसा करती है। और जो एसपीओ बनाए जाते हैं, वो एसएसपी वगैरह जो बड़े पुलिस अधिकारी होते हैं, वो अपनी तरह से अपॉइंट करते हैं, जिनका क्षेत्रों में प्रभाव हो और जिनके बदमाशों से भी रिलेशन हो और वो बदमाशों की सूचना पुलिस को दे सके। ऐसे लोगों को हथियार दिए जाते थे अपने प्रोटेक्शन के लिए, कुछ पैसा भी सरकारें देती थी। तो इसी प्रकार से एसपीओ का कॉन्सेप्ट लेके आए सल्वा जुडूम के नाम से छत्तीसगढ़ में रमन सिंह, और हजारों की संख्या में युवकों को हथियार दिया गया। यह बड़ा इंपैक्टफुल भी हो रहा था और बड़ी बड़ी घटनाएं हो रही थी। उन सब बड़ी बड़ी घटनाओं पर अंकुश भी लगने लगा था, लेकिन बीच बीच में कुछ गलतियां भी होती हैं। सल्वा जुडूम से जुड़े कुछ एसपीओज ने कुछ गलत हरकतें भी की, कुछ निर्दोष लोगों को मार दिया। कई बार आरोप लगे कि कुछ महिलाओं के, आदिवासी महिलाओं के साथ इन्होंने रेप किया। कई बार इन पर यह आरोप लगे कि इन्होंने माओवादियों को निपटाने के चक्कर में कुछ गांवों में आग लगा दी। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होने लगी तो सारे वामपंथी इकोसिस्टम को एक रीजन मिल गया, सारा वामपंथी इकोसिस्टम लग गया सल्वा जुडूम को खत्म कराने में। और इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लोग पहुंचे, सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं लगाई गई। अब महत्वपूर्ण बात यहां पर आती है कि याचिकाएं लगाने वाले कौन थे, और जिनके नाम मैं आपको बताऊंगा आप चौंक जाएंगे। उनमें से कुछ नामों के बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा, और अगर सुना होगा तो तुरंत कनेक्शन लगा देंगे कि कैसे वामपंथी इकोसिस्टम उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी बी सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट कर रहा है। जो नाम है इसमें याचिकाएं लगाने वाले, उनमें सबसे पहला नाम है इस देश के इतिहास को बर्बाद करने वाले वामपंथी इतिहासकार डॉक्टर रामचंद्र गुहा का। हमने बचपन से जो इतिहास इस देश में पढ़ा, रामचंद्र गुहा जैसे लोगों का लिखा हुआ इतिहास है, इरफान हबीब जैसे लोगों का लिखा हुआ इतिहास, जिन्होंने हमें मुगलों को हीरो बताया, जिन्होंने हमें गुरु गोविंद सिंह या शिवाजी के बारे में नहीं पढ़ाया, मुगलों को हीरो बताया। इस तरह का इतिहास जो हम पढ़ते रहे, रामचंद्र गुहा जैसे लोग, जिन्हें कांग्रेस की सरकार ने 2009 में पद्म भूषण भी दिया था, यूपीए की सरकार ने, जब मनमोहन सिंह की दूसरी सरकार बनी थी, वो याचिकाओं लगाने वालों में से एक थे। इसके अलावा एक नौकरशाह थे, पक्के वामपंथी थे, ES शर्मा, संभवतः असम या पश्चिम बंगाल से थे, उनके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिलती, लेकिन फिर भी वो पक्के वामपंथी थे। और तीसरा नाम आप चौंक जाएंगे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, यह नाम था नंदिनी सुंदर का। ये छत्तीसगढ़ के आदिवासियों पर रिसर्च करती थी। इनका दावा था कि मैं आदिवासियों के रहन सहन और उनकी जीवन शैली और कैसे उन पर अत्याचार होते हैं, उस पर यह रिसर्च किया करती थी। इन्होंने बस्तर, जो सबसे ज्यादा माओवादियों और नक्सलवादियों से प्रभावित था, उस इलाके को लेकर उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, द बर्निंग फॉरेस्ट, जलता हुआ जंगल। बड़ी तारीफ उसकी हुआ करती थी उस समय, क्या बड़ी शानदार किताब लिखी है। और उसमें दिखाया क्या गया था? उसमें सिर्फ यह दिखाया गया था कि माओवाद को, वामपंथी माओवाद को खत्म करने के लिए, नक्सलियों को खत्म करने के लिए पुलिस किस तरीके से उसकी आड़ में आदिवासियों पर जुल्म करती है। और यह सब कुछ उसमें किताब में लिखा गया है, बहुत भयावह रूप में इसको सामने प्रस्तुत किया गया। और नंदिनी सुंदर जी का एक और परिचय मैं आपको दूं। इनके पति का नाम है डॉक्टर सिद्धार्थ वरदराजन। सिद्धार्थ वरदराजन द हिंदू के संपादक रहे हैं और उसके बाद आजकल द वायर चलाते हैं। और द वायर पर देश के खिलाफ क्या एजेंडा चलता है आप सब लोग जानते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से सारा का सारा वामपंथी इकोसिस्टम बी सुदर्शन रेड्डी के नाम को फाइनल करवा के लाया है। और बाद में जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पहुंचा था
तो मेरे ध्यान है 5 जुलाई 2011 को यह फैसला आया था। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वो 2 सदस्यीय पीठ थी और उसमें एक निज्जर साहब शायद संबंध, दूसरे वो थे जज, और एक थे बी सुदर्शन रेड्डी। लेकिन लोग बी सुदर्शन रेड्डी को जानते हैं, उनकी मानसिकता को जानते हैं। इसी वजह से उनके बारे में ये अमित शाह ने बयान भी दिया है कि सल्वा जुडूम को लेकर बी सुदर्शन रेड्डी की बेंच ने वो फैसला दिया था कि सल्वा जुडूम इल्लीगल है, ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको हथियार नहीं दिए जाने चाहिए और इसको बैन किया जाना चाहिए। और उसके बाद फिर 2011 में जब इसको बैन किया गया तो 14 साल लगे आतंकवाद को और वहां से उग्रवाद को खत्म होने में, और बड़े लोगों की हत्याएं हुई और भारी जुल्म वहां गरीबों पर इन माओवादियों ने किया। तो इसलिए अमित शाह ने इनका नाम दिया। एक और मामला इनका बताता हूं मैं आपको। भोपाल गैस ट्रेजेडी, सब जानते हैं कि गैस लीक हुई थी यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से, और राजीव गांधी की सरकार ने उन सारे आरोपियों को भागने में मदद की थी जो यूनियन कार्बाइड से जुड़े हुए थे। उन सबको अमेरिका भेजने के लिए राजीव गांधी ने स्पेशली कार भेजी थी एयरपोर्ट से, जो उन्हें छोड़ करके आई थी। ये सब लोग जानते हैं। इस मामले के खिलाफ, इस मामले की कई तरह की जांच हुई, कई तरह के आयोग हुए, लेकिन लोगों को इंसाफ नहीं मिला। कुछ साल पहले, एग्जैक्टली साल याद नहीं है, लेकिन कुछ साल पहले भोपाल गैस ट्रेजेडी के मामले को फिर से खोले जाने के लिए याचिकाएं डाली गई थी और उन याचिकाओं को एक सिरे से खारिज कर दिया था सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय बेंच ने। उसका भी हिस्सा सुदर्शन रेड्डी थे। उन 5 लोगों में से एक सुदर्शन रेड्डी भी थे। एक और कारनामा मैं इनका बताता हूं आपको। कांग्रेस ने प्रत्याशी तो इन्हें बना दिया है, लेकिन एक समय कांग्रेस इनके बड़ा खिलाफ थी। यह मामला है मार्च 2013 का, जिस समय गोवा में बीजेपी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे स्वर्गीय मनोहर पर्रिकर, जो बाद में रक्षा मंत्री भी रहे। उनकी जब सरकार थी तो उन्होंने बी सुदर्शन रेड्डी को लोकायुक्त के पद पर, गोवा के लोकायुक्त के पद पर नियुक्त किया था। और जब ये उस पद पर शपथ लेने के लिए आए थे तो कांग्रेस और एनसीपी, शरद पवार वाली, इन्होंने काले झंडे दिखाए थे इनको और इनका विरोध किया था। और इन सब ने यह कहा था कि मनोहर पर्रिकर इनको इसलिए लेकर के आए हैं जिससे कि ये बीजेपी के लिए काम कर सकें, जिससे कि ये उनके यस मैन साबित हों और जो मर्जी चाहें वो करवा सकें। हालांकि ये बात अलग है कि 7 महीने ही ये उस पद पर रहे थे और मेरे ख्याल में अक्टूबर 2013 में इन्होंने अपने निजी कारणों से इस्तीफा दे दिया है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इन्होंने मनोहर पर्रिकर की सरकार के खिलाफ ही एजेंडा शुरू कर दिया था और मनोहर पर्रिकर ने ही इन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया था। आज उसी प्रत्याशी को, जिसे कभी बीजेपी का एजेंट बताते थे, उसी प्रत्याशी को उपराष्ट्रपति बनवाना चाहते हैं राहुल गांधी और उनका पूरा वामपंथी इकोसिस्टम। और दोस्तों, इस मामले को लेकर इनके जब ये लोकायुक्त बनाए गए थे गोवा के, उसके खिलाफ भी बहुत सारे लोग बॉम्बे हाईकोर्ट गए थे। हालांकि वो सारी याचिकाएं खारिज हो गई थी, लेकिन कांग्रेसी ये भूल गए कि कांग्रेसियों पर इन्होंने क्या क्या टिप्पणियां की थी। जब ये 2G स्पेक्ट्रम और ब्लैक मनी, ये सब यूपीए का जो दूसरा कार्यकाल था, उसमें जब रायता फैल रहा था पूरे देश में, तब भी इन्होंने बहुत सारी टिप्पणियां की थी और यह कहा था कि यह देश में हो क्या रहा है। राहुल गांधी को आइडिया ही नहीं है कि वो किस व्यक्ति को प्रत्याशी बनवा रहे हैं। वामपंथियों के कहने पर बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बना दिया गया। ये 2007 से और 2011 तक सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति रहे, तेलंगाना से आते हैं, इसलिए इन्हें सबको उम्मीद थी कि जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू समर्थन करेंगे, लेकिन दोनों ने ही मना कर दिया। 2005 में गुवाहाटी के चीफ जस्टिस भी रहे, आंध्र प्रदेश की कोर्ट में भी रहे हैं। सुदर्शन रेड्डी का भविष्य क्या है ये सब जानते हैं। एनडीए के पास 427 सांसदों का समर्थन है, जिसमें टीडीपी, वाईएसआरसीपी सब लोग हैं, और विपक्ष के पास केवल 355 का है, जबकि 391 वोट की आवश्यकता शायद इनको पड़ेगी जीतने के लिए। हार निश्चित है बी सुदर्शन रेड्डी की, लेकिन इस प्रत्याशी के चयन से ही यह बात साफ हो जाती है कि किस प्रकार से देश में वामपंथी इकोसिस्टम सब जगह हावी है। अभी जो CSDS वाला मामला हुआ उसके बारे में मैंने आप खुलासा करते हुए 2 वीडियो पहले ही बना दिए हैं, आप उन्हें जरूर देखिएगा कि किस तरीके से सारा वामपंथी इकोसिस्टम सरकारी पैसे से सरकार की लंका लगाने में लगा हुआ है। लेकिन यहां पर कांग्रेस से बहुत बड़ी भूल हुई है।
कांग्रेस ने अल्टीमेटली उस आदमी को प्रत्याशी बना दिया वामपंथियों के कहने पर जिसे कभी उन्होंने काले झंडे दिखाए थे। शायद राहुल गांधी इतिहास को पढ़ते नहीं हैं। और मार्गरेट अल्वा पिछली बार जब चुनाव लड़ी थी, कांग्रेस की खांटी कार्यकर्ता थी और बड़ी ही अच्छी इमेज उनकी रही थी। राजीव गांधी के समय में वो मंत्री भी हुआ करती थी, लेकिन उस समय बीजेपी वालों ने किसी ने उनकी आलोचना नहीं की थी। बी सुदर्शन रेड्डी को बीजेपी सिर्फ इसलिए टारगेट कर रही है क्योंकि ये वामपंथी इकोसिस्टम से पैदा होकर के आए हुए व्यक्ति हैं। तो अब देखते हैं चुनाव का नतीजा क्या होता है। हालांकि नतीजा तो सब जानते ही हैं क्या होना है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी ने इस बार सीपी राधाकृष्णन को अपना प्रत्याशी बनाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि साहब वो अपनी जड़ों की तरफ लौट रही है और जो जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाकर उन्होंने गलती की थी वो इस बार नहीं करेगी। और वेंकैया नायडू की तरह ही एक प्रत्याशी दक्षिण भारत से लाया गया है और उसे उपराष्ट्रपति बनाया जा रहा है। आज की वीडियो में इतना ही। संडे स्पेशल का ये एपिसोड आपको अच्छा लगे तो आप जरूर इसको लाइक करें, शेयर भी अवश्य करें। हमारे 3 चैनल हैं, तीनों को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए। हर्ष की बात लाइव, हर्ष कुमार और ग्लोबल हर्ष। आज के वीडियो में इतना ही। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।